अस्सलाम वालेकुम। मैं वकास फलाना हूँ। सियासत पर तो बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान, एक दहाई से भी ज़्यादा हो चुका है दहशतगर्दी की एक पूरी जंग से, एक पूरी लहर से मुकाबला कर रहा है। हमारे नौजवानों ने शहादतें दी, हमारी आवाम ने शहादतें दी। हमने बहुत बड़ा लॉस, जानी और माली लॉस देखा, नुकसान देखा। हमारे दो सूबे जो हैं वो एक वक्त के लिए बिल्कुल निस्तो नबूद हुए पड़े थे इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर। वहां पर बहुत बड़ा इंसानी बहरान भी हमने देखा। उसके बाद हमने फाइट बैक किया। आज पाकिस्तान के अंदर अमन है, लेकिन दहशतगर्द बाज नहीं आते और वार करते हैं। और कई हमसाया ममालिक से भी इल्ज़ामात आते हैं। मतलब हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो भी बताती हैं कि इसके ताने बाने हमसाया ममालिक से मिलते हैं। मगर इसके बाद भी पाकिस्तान जो है वो डट कर खड़ा है। पाकिस्तान की फोर्सेस डट कर खड़ी हुई हैं। आज भी डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन हुआ। 23 फौजी जवान जो मादरे वतन के ऊपर जान कुर्बान कर गए हैं, शहादत नोश की है, अल्लाह ताला रहमत करे। और 27 दहशतगर्द भी जो हैं वो हलाक हुए हैं। आज ये बड़ी खबर है और हम उन तमाम शोहदा को सलाम पेश करते हैं और जो वतन की खातिर डट कर सरहदों के ऊपर खड़े हुए हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान की सियासत इस नहज पर पहुंच चुकी है कि आज नून लीग के लिए बड़ा दिन है। नून लीग के साबिक वजीर आजम, उनके सरबरा, ताहियात कायद, उनके सब कुछ, उनके आइंदा आने वाले वजीर आजम, उनके उम्मीदवार नवाज शरीफ साहब को अल अजीजिया रेफरेंस में भी बरी कर दिया गया है। आज वो वक्त है कि जब साबिक तीन वजीर आजम अदालतों के रास्ते पर हैं। एक जो दुनिया से जा चुके हैं, जुल्फकार अली भुट्टो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज उनकी समाअत हुई। उसके ऊपर जस्टिस मंसूर ने भी सवाल कर दिया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है, सब कुछ तय हो चुका है, तो ये समाअत और ये जो रेफरेंस है इसकी क्या बुनियाद बनती है, ये सवाल उठाया गया जस्टिस मंसूर साहब की जानिब से। दूसरी जानिब इमरान खान साहब हैं जो इस वक्त नाअहल हैं, जेल के अंदर हैं, साबिक वजीर आजम हैं। आज उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी मगर नहीं हो सकी। और तीसरे नवाज शरीफ साहब हैं जो कि नाअहल थे और अहली की तरफ तेजी के साथ सफर जारी है, जो कि सजा याफ्ता थे, मुजरिम थे, आज क्लियर हो चुके हैं। उनके ऊपर 3 रेफरेंसेस थे। एक रेफरेंस में पहले उनको जमानत मिली, नैब ने वो सारा केस वापस ले लिया, दूसरे में वो बरी हुए और आज अल अजीजिया रेफरेंस में भी नवाज शरीफ साहब को बरी कर दिया है। यह है पाकिस्तान की सियासत। नून लीग के लिए बड़ा दिन है तो समझा जाए कि नवाज शरीफ इज रेडी टू फाइट फॉर इलेक्शन। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन एक आधा हफ्ता दूर हो सकते हैं, लेट हो सकते हैं। बिलावल साहब ने भी बहुत ज्यादा तनकीद की है। उन्होंने कहा कि जो पहले इतनी दफा वजीर आजम बन गया है, अब भी बन गया तो क्या उखाड़ देगा। खलील ताहिर सिंधु साहब, नादिर गबोल साहब, इमरान शफकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खलील ताहिर सिंधु साहब नून लीग से, बहुत शुक्रिया। सिंधु साहब बहुत शुक्रिया। एक तो मुबारकबाद सर, मिठाई नहीं आपकी पहुंची हम तक, इस दफा तो खिलाएं मिठाई और पक्की खाएं। बहुत स्पीड के साथ माशाल्लाह इंसाफ मिला है और नाइंसाफी हुई, अब इंसाफ मिला है। नवाज शरीफ इज रेडी टू फाइट फॉर इलेक्शन। जनाब मैं माजरत चाहता हूँ, मैं वाकई आपकी बात दुरुस्त है, मिठाई नहीं बेच सकता। मैं अभी रास्ते में धुंध मुझे धुंध थी और मैं सुप्रीम हाई कोर्ट से निकल के जी जी, अभी अभी पहुंचा हूँ और आपका हुक्म था तो मैं जो ही लाहौर पहुंचा हूँ तो मैंने कुछ अरे तीन मैं तो मिनट हुए हैं। बस तो हो गई, जरा मिठाई हो गई, बस अब नहीं जरा बताए ना। नहीं आपको भेजे आप मेरे भाई। दूसरा, आज मैं चूंकि मौजूद था वहाँ पे लीगल टीम में भी, सारा जो भी है सारा, वुड यू बिलीव, मैंने पहली दफा देखा। मैं 1996 से वकालत करता हूँ। जी तो सर। ये जो सजा दी गई थी, जो वाजिद ज़ियाद था या दूसरे हीरे ढूंढ के लाए थे साकिब नसार, वो सही कहते हैं ना कि नुसरत फतेह अली ने कहा था किसी का यार ना विछड़े, तो वो बाकी लोग आते हैं किसी का साकिब नसार ना विछड़े। अच्छा, तो वो आवाज सारी कम। जितनी थी सजा की वो फोटो कॉपीज, ये मेरे भाई है शफ्त साहब, इनको पता है कि ये जो वो साहब को भी पता होगा कि फोटो कॉपी कभी एडमिसिबल डॉक्यूमेंट नहीं होता, ना उसको फाइल, जुडिशियल फाइल का हिस्सा बनाया जा सकता है। मैं खुद क्रिमिनल प्रोसीजर का एडवोकेट हूँ, फौजदारी करता हूँ। तो ये सिर्फ फोटो कॉपीज पे, और देयर वाज नो एनी एलिमेंट ऑफ करप्शन। और वाजिद ज़िया का जो बयान था उसने लिखा कि मैं कोई किसी किस्म का जो है करप्शन का एलिमेंट नहीं ढूंढ सका इस पनामा केस में और सारे केस में। और फिर देखिए पहली दफा की जेआईटी बनती है व्हाट्सएप पे, और पहली दफा ये हुआ कि एक जज निगरानी कर रहा है। जिस तरह से आज हम देखें जुल्फकार अली भुट्टो शहीद साहब के लिए, मैं समझता हूँ चाहे बिलावल साहब जो मर्जी के, बिलावल साहब की वालद भी बात, उनका वालद मोहतरम में एतमाद नहीं करते, हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ जो शहीद है जिसको कहा कि वाकई अदालती कत्ल था, और ये बहुत बड़ा एक फैसला है, अगर हो जो भी फैसला होगा, काजी फैसला साहब ने ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया है और तारीख को दुरुस्त करने की सिमत की तरफ वो जा रहे हैं।
तो ठीक। बाकी मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन पहले भी लड़ेंगे, अब भी लड़ना था। और अल्लाह पाक का शुक्र है, क्योंकि मैं अगर अगर आपको ये जजमेंट भेजूं जब भी लिखी जाएगी, और या पूरी फाइल मेरे पास है भेज दूं, तो आप कहेंगे यार ये फोटो कॉपी पे सजा दे देगी, फिर देखो कोई एविडेंस ही नहीं, एक सिंगल नहीं, एविडेंस ये नहीं बात तो है ठीक है, जिसमें चलें। मियां नवाज शरीफ आज को। अगर अदालत मान रही है और अदालत ने बरी कर दिया है, तो जिन लोगों ने फोटोकॉपी पे सजा दी और सारा प्रोसेस हुआ, नवाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उनके एहतसाब की बात कर रहे हैं, तो आज एक पिटीशन भी दायर कर देते इसी अदालत के अंदर कि भाई उनको भी पकड़ो, उनको भी गिरबान से पकड़कर इसी जगह पर लाकर मुझे मुजरिम से एक शफाफ इंसान बनाया, तो उन्हें इस शफाफ इंसान से आज मुजरिम बनाओ, जो ये सारे प्लेयर्स थे इस सारे किरदार के पीछे, मौलाना काम के साहब, पीछे। हर एक बात का एक राइट वक्त होता है। अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अभी चूंकि जो 21 अक्टूबर की मियां साहब की स्पीच थी, उसमें सबसे पहले एजेंडा जो है यही है कि अभी बाकी लोगों को, बाकी इख्लाफात को भूल के इस तरफ चला जाए। जो आपने पहले फौजियों की बात की, मैं सॉरी वो पहले भूल गया हूँ, मुझे भी बहुत ज्यादा दिली रंज और दुख हुआ है। और ये जिन माओ के बच्चे चले जाते हैं उनको पता चलता है, खासतौर पे उनको तो नहीं पता चलता जो उनके मुजस्समे बाद में तोड़ते हैं, लेकिन उनको शुहदा को पता चलता है कि जो मतलब उनके जिनके घर में आज जो भी है। मतलब लेकिन ये बहुत बड़ा रुतबा है अल्लाह ताला की तरफ से शहीद का, तो उसमें भी अफसोस है, बहुत दिली अफसोस है, रंज है। तीसरी बात जो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मौलाना साहब, जी जी। इसमें भी बात होगी, सारा कुछ होगा, जिन जिन लोगों ने ये झूठे केस बनाए, जो जो कुछ किया, लेकिन अभी शायद अभी वक्त नहीं, अभी इंसान का जो जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखना है वो मुश्किल हुआ हुआ है। महंगाई ने इंसान का जीना दोभर किया हुआ है। तो सबसे पहले सारे मिलके एक किसी एजेंडे में पहुंचे ताकि आम आदमी की जो जिंदगी है उसको बेहतर बनाया जा सके। ठीक। इमरान नहीं चल सकता। नादिर भाई, एक तरफ तो नवाज शरीफ का मामला, दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रेफरेंस, और आज समात हुई उसके ऊपर 10 साल के बाद, तकरीबन 11 साल के बाद। उसमें जस्टिस मंसूर साहब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट भुट्टो केस में फैसला तो सुना चुकी है और नजरसानी भी खारिज हो चुकी है, खत्म होने वाले केस को दोबारा कैसे देख सकते हैं जनाब? देखिए, आज जस्टिस काजी फाइज साहब ने एटलीस्ट ये एक रिमार्क तो बड़ा रेलेवेंट दिया है कि देर आए मगर दुरुस्त आए। केस ख़त्म तो नहीं हुआ ना, क्योंकि आज भी पाकिस्तान की जो आवाम है वो यही समझती है कि नाइंसाफ़ी हुई थी, और एक आमिर था उस वक्त, उसने जजेस के ऊपर प्रेशर डालकर, और जज भी यूनानिमस नहीं थे, डिवाइडेड थे उस वक्त भी, और सिर्फ एक जज के पलटने का देर था, और आज हम किसी और नहज पे खड़े होते हैं हिस्ट्री के। मगर अनफॉर्चुनेटली उस वक्त ना सोशल मीडिया थी, मीडिया भी नहीं होती थी, कोई भी चैनल्स नहीं होते थे, सिर्फ पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान होता था, और वो भी आपको पता है किसके कंट्रोल में होता था। तो आज तो एक बहुत ज़बरदस्त स्टेप जस्टिस काजी फायज़ साहब ने ये भी उठाया कि आवाम के सामने समझे एक पब्लिक ट्रायल एक हो रहा है। वो जो ट्रायल था वो तो बिहाइंड क्लोज डोर्स था, यहाँ तक कि शहीद भुट्टो साहब के अपने फैमिली मेम्बर्स को भी अटेंड नहीं करने दिया गया था, आवाम को भी गुमराह रखा था, डार्कनेस में रखा था। मगर आज पूरी आवाम देख सकती है, और पूरी आवाम के सामने इंशाल्लाह ये फैसला होगा, और उम्मीद यही है कि वंस एंड फॉर ऑल हिस्ट्री बुक्स में ऑफिशियली भुट्टो साहब विंडिकेट हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी के जाले तो कहते हैं कि भुट्टो ज़िंदा है, भुट्टो बेकसूर है, मगर तारीख़ के अंदर ये चीज़ लिखना ज़रूरी है कि भुट्टो साहब के ऊपर एक ढोंगा केस बनाया गया था, एक मर्डर के केस के ऊपर, जिसका उनको कोई शायद इल्म भी नहीं हो। मर्डर तो वो नहीं थे, वो एक रेवोल्यूशनरी लीडर थे। पाकिस्तान का अवामी जो प्रोग्राम है, एटॉमिक प्रोग्राम है, वो स्टार्ट उन्होंने किया था। ओआईसी के लिए जो उन्होंने किया था, मुसलमान कंट्रीज़ को जो इकट्ठा किया था, गरीब मजदूर के लिए जो इकदाम उठाए थे, वो ठीक है, मैं समझ गया। सिंधु साहब, ये देखे ना, एक तो नवाज शरीफ साहब बरी हुए, दूसरी तरफ भुट्टो साहब का केस लगा हुआ है, 2 वज़ीर आज़म, लेकिन एक तीसरा साबिक वज़ीर आज़म है, उसके साथ नाइंसाफ़ी लिखी जा रही है, तो उसके हक में आवाज नहीं उठाएंगे आप लोग? कौन कहता है? वो खुद कहता है। भाभी और इमरान शेख, मौलाना साहब आप और इमरान शेख आपकी आवाज, जी जी, आवाज डिस्टॉर्ट हो रही। मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। प्रोड्यूसर साहब जरा देखिएगा। इमरान साहब, आपसे भी यही सवाल, आपकी जरा आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है, वो देख लेते हैं। इमरान साहब, आपसे सर, 2 वज़ीर आज़म की तो तलाफी हो रही है और एक के साथ नाइंसाफी लिखी जा रही है, क्या कहेंगे? देखें, मैंने तो वही बात जरा ढके छुपे अल्फाज में की थी कि ये एक तरह से कह लें कि एक प्रैक्टिस है पाकिस्तान के अंदर कि कभी किसी की बारी होती है, कभी किसी की बारी होती है, कभी कोई लाडला होता है, कभी कोई जो है वो मुस्तरद होता है। तो लेकिन इसमें जहां पर
हमें ये ज्यादतियां नजर आ रही हैं, वहां पर हमें 9 मई को भी ज़हन में रखना चाहिए। वहां पर हमें साबिक वजीर आजम साहब जो हैं इमरान खान साहब, उनकी अंदाज़े सियासत को भी नजर में रखना चाहिए। गलतियां जो होती हैं वो, हमारे यहाँ एक मुहावरा है ना कि ताली एक हाथ से नहीं बचती। जी। तो जब आप अपनी क्रीज से निकल के बाहर किसी और की डोमेन में जाएंगे तो फिर डोमेन वो भी हो तशद्दुद वाली, तो सर रियासत के पास मुनाफली है। ये काम सिर्फ रियासत कर सकती है। रियासत के साथ कोई उसका शहरी ये वाला काम नहीं कर सकता, ना कोई जत्था कर सकता। तो कीमत तो देनी पड़ेगी। अब इसको आप कहेंगे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, तो भाई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में जो कह ले के जो झगड़ा था, या सियासी जो झगड़ा था, या सियासत से निकल के जो आप कह लें कि हठधर्मी जो थी सियासत, तो रास्ता निकालने का नाम होता है। तो आप सियासत के नाम के ऊपर साजिशें करें, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ बगावत के प्लान बनाएं, फिर उनको एग्जीक्यूट भी कर दें, तो आप समझेंगे जी कि रियासत होगी माँ के जैसी। सर रियासत मार मार के मुंह लाल कर देगी। अच्छा, इस तरह नहीं होता। ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही होता, ऐसे ही होता है। दुनिया की कोई फौज बताएं, उसके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ या तो कोई कानूनी मामला हो ना, कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी ये मुझे बंदा नहीं चाहिए, ओके वेरी गुड, कोई लीगल वे वो इख्तियार करेगा, हो गया। अब एक बंदा बाहर बैठ के वो साजिश तैयार कर रहा है कि इसका तख्ता उलट दें, और वो फौज आपको छोड़ेगी? दुनिया की कोई फौज उठा दें, जो बड़ा महजब मुल्क है, आप इंग्लैंड की मिसाल ले लें सर वो तो सर, नवाज वहां शरीफ पर 99 में भी भुगत चुके, उसके बाद सर उन्हीं वो से वजीर प्यार मोहब्बत हो वो गए। सर अच्छा, ये इनके साथ भी हो जाएगा। अच्छा, उम्मीद रखनी चाहिए। मतलब नहीं नहीं, बिल्कुल रखनी चाहिए। पाकिस्तान में तो सियासत जो है वो किसी असूल और ज़ाब्ते के तहत थोड़ी होती तो है। फिर ये वक्ती पाकिस्तान वक्ती नफरत और बाद में प्यार मोहब्बत, में सर ये ये तो वक्ती मोराल ही नफरत डाउन नहीं कर है। रहा हर नहीं चीज। हुजूर आला, आप एप्पल टू एप्पल कंपेयर करें मौलाना साहब। 12 मई को जो 12 अक्टूबर को जो कुछ हुआ था, वो 9 मई को नहीं हुआ, या जो 9 मई को हुआ था वो 12 अक्टूबर 1999 को नहीं हुआ था। ये फर्क है इनमें। वो एक वजीर आजम ने एक अपनी पावर एक्सरसाइज की थी, और फिर उस शख्स ने और जो उसके एक्ट किया ऊपर था उसके उसको ऊपर 12 अक्टूबर डायरेक्ट डायरेक्ट गद्दारी का उस मुकदमा हुआ था। इस पर तो उसका अभी तक चार्ज ही नहीं फ्रेम हुआ डायरेक्ट। जनाब फर्क नहीं आपको नजर आता? 99 में नवाज सर जी शरीफ डायरेक्ट इन्वॉल्व हुआ था, हो गद्दारी का जाएगा। मुर्तकब हुआ था। देखें कि कुछ चीजें होती हैं वो ओपन होती हैं, बड़ी ओपन होती हैं, वो ओपन सीक्रेट होती हैं। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर उन्होंने कहा था कि 9 मई को जो हुआ ठीक हुआ है, मुझे दोबारा गिरफ्तार करेंगे फिर यही सही। होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहते रहे कि जी मजम्मत कर दें इसकी, क्योंकि उनको पता था कि क्या होगा, इसके जो कानूनी असरात है वो क्या पड़ेंगे। लेकिन उस वक्त भाई नशे में थे शायद, या मतलब वो कोई इख्तिदार के नशे में थे, या कोई इख्तियार के नशे में थे, कोई ऊंची नहीं, वहां में थे, पॉपुलैरिटी के नशे में थे। लेकिन खलील साहब जो भी आप कह लें। जी ठीक, ताहिर जी साहब, जी सिंधु साहब, जनाब आप बात कर रहे थे। बता रहा था कि इमरान शक्कर साहब भी दानिशवर है, आप भी दानिशवर है। इमरान सर शक्कर मैं साहब बहुत सीखने अच्छा वाला हूँ तजजिया करते हैं। इमरान भाई से। नहीं नहीं सर, मुझे दानिश्वर नहीं ना कहें, मौलाना आपकी साहब, मेहरबानी है। जज़ाकल्लाह, आपकी बड़ी दानिश्वर न मेहरबानी है। कहें। भाई दानिश्वरी मैं बड़ा आप मेरे मुश्किल भाई काम है। हैं, मैं आपको सुनता हूं, और मैं आपको उस नानसाफी से भी वाकिफ हूँ। आपको मुझे आमिर मीर साहब ने बताया था, जिससे आप हाजी फाइज सर के पास लेकर दरखास्त गए थे, और बंदियाल साहब ने कहा था कि ये अकेला सिर्फ मैं ले सकता हूँ पावर 184(3) की, और कोई नहीं ले सकता। और जो कुछ फिर आपके साथ जी ज्यादती जी हुई, ये सारी ज्यादतियां हमेशा उन लोगों के साथ होती हैं जो सोचते हैं, या जो किसी सिम्मत की जो है राह मुतय्यन करते हैं। नहीं हो जो कुछ भी इमरान खान, जो भी इमरान शक्कर साहब फरमा रहे थे, जो कुछ उसने कर दिया, मतलब 9 मई को, ही इज अ परपिट्रेटर, और उसने क्रिमिनल सारी इंटेंशन थी इसकी, और उसने कहा था फौज में उसने धड़ा बनाने की कोशिश की और मुल्क का तख्ता। आज हम फौजियों की बात कर रहे हैं, हम उनको सलूट कर रहे हैं कि वो बेचारे शहीद हो रहे हैं, और दूसरी तरफ देखें कि उन्हीं के कर्नल शेर खान, जिसको मुखालफ मुल्क जो है वो उसकी तारीफ कर रहा है। जनरल एम आलम का जो है, हमारे फैसलाबाद में लाइलपुर में जो हमारा था अपना इसका दफ्तर ISI का, उस पे GHQ पे हमला, और एक वक्त में 149 हमले हो जाना, और कहना कि फलां दफ्तर पे, और फिर भांजा उसका तो जो कोर कमांडर लाहौर था, उसकी पैंट लेके जब उसको सोटी में डाल के घुमा रहा था। इसी का बेस है, हम अपने लोगों की इस तरह से इज्जत करते हैं। और बड़ी प्यारी बात है कि राशिद पर खुद मुंह जो है ना वो लाल कर देती है बड़े तरीके से, जब इमरान शक्कर साहब ने कहा। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो देखिए बहुत कुछ आएगा। अभी तो ये अंगूठियों के केस आएंगे, ये जो कभी बंदा पार्ट टाइम होते हैं ना, जैसे पार्ट टाइम इनकलाबी होते हैं, इसी तरह साकिब निसार का ये पार्ट टाइम, मैंने इसको अमीन और सादक कहा था। ऐसे भी कभी होता है क्या अमीन सादक किसी और इंसान को कहा जा सकता है? ये जिस जात के लिए बना है सिर्फ उसी के लिए है। तो ये इस किस्म की नाइंसाफियां हुई हैं। दूसरी जो आपने बात फरमाई थी मौलाना साहब जुल्फकार अली भुट्टो की, मैं जाती तौर पर भी एक सियासत का छोटा सा तालिब इल्म और कानून का तालिब इल्म खास तौर पर, मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक अच्छा एक स्टेप लिया गया है, ताकि तारीख को, मतलब लोगों को यहाँ पे कब्र से निकाल के दोबारा फांसी दी जाती है अलामती तौर पे।
भुट्टो साहब जिंदा तो नहीं होंगे, लेकिन जिस ताहिर शख्स साहब ने मेरी उनके, बात आपको याद है सुने, ये बात तो दूसरी है, लेकिन वो जो पहली बात कर रहे हैं वो चलें, उन्होंने तो रियासत के एक अहम इदारे के ऊपर हमला कर दिया। रियासत का दूसरा इदारा भी बड़ा अहम है, वो सुप्रीम कोर्ट है। माजी में आपने भी उसके ऊपर हमला किया, बाद में आपको वहां से आपकी रिलीफ भी मिलते रहे, सख्तियां भी होती रही, तो निज़ाम तो आप आज खत्म तो नहीं हुए ना आप। तो अगर इसी असूल के देखिए ऊपर करना चाहिए था तो आपको तो खत्म कर देना चाहिए था सर, आज से 20 साल पहले ही। देखिए उसमें भी जो परपिटेटर थे, उसमें जो लोग थे, शेख रशीद था या कुछ और लोग थे, उन लोगों को जिसने प्रोग्राम बनाया था सारा, वो तो सबको सजा हुई थी। आपको पता, आज तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, बहुत सारे जी लोग उसमें ऐसे हैं, और ठीक। इसलिए उनको सजा हुई थी इस किस्म की। ऐसी चलो कोई बात नहीं थी। और जिन्होंने भी ये प्लान सारा गबोल तरतीब साहब, किया था, मुझको भी पता है, सबको पता है जी। ठीक है, पॉइंट समझ आ गई। अब जरा गबोल साहब हाँ ये जी। देखें ना यार, इतनी ज्यादतियां आपके भुट्टो साहब के साथ ज्यादती हुई, चले उन्होंने जिंदगी कुर्बान कर दी, मोहतरमा ने जिंदगी कुर्बान कर दी, नवाज शरीफ भी उसी राह के हम सफर थे, लेकिन उनकी जिंदगी तो बच गई, लेकिन उन्होंने सख्तियां बहुत झेली हैं। 4 दफा 3 दफा इख्तिदार गवा के उसके बाद भी वो डटे हुए हैं। आज अगर वो चौथी दफा इख्तिदार में आने के लिए लीगली वो सब चीजों से क्लियर होकर आ रहे हैं जमहूरी तरीके से, तो बिलावल भुट्टो जरदारी को क्या मसला है भाई? इसलिए तो लोग कहते हैं ना कि अभी उन्हें सीखने का वक्त है। उन्हें तारीख का नहीं पता कि किन मुश्किलात से नवाज शरीफ गुजरे हैं, आज जमहूरी तौर पर उन्हें आने दें। क्यों आप उनके ऊपर दोबारा सिलेक्शन के धब्बे लगा रहे हैं? जनाब देखिए, अल्लाह का शुक्र है नवाज शरीफ साहब ज़िंदा है, और हम उनकी सेहत के और ज़िंदगी के लिए दुआ करते हैं। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई भी शख्स उसकी जान जाए, जिस तरह हमारे लीडरान की शहादतें हुई हैं। हम नहीं चाहेंगे कि एक भी और किसी शख्स का लहू जमहूरियत को बचाने के लिए इस तरह से सड़कों पे, हम कभी इस चीज़ के मतलब प्रोपोनेंट नहीं है। मगर बिलावल साहब का जो प्रिंसिपल स्टांस है उसको आप समझने की कोशिश करें। बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि जहाँ हमें 11-11 साल, बल्कि आसिफ ज़ाई साहब ने उस दिन अपने एक इंटरव्यू में ख़ुद बोला कि अगर आप इमरान खान का भी दौर मिलाएं, पीटीआई का जो दौर था हुकूमत का, तो तकरीबन 14.5 साल उनको जेल में रखा गया। नवाज शरीफ साहब की क्या कुर्बानी है? जब मुश्किल में फंसे हैं वो डील करके वो भाग गए थे। मुशर्रफ के दौर में भी वो डील करके भाग गए थे। अभी पीटीआई की जो हुकूमत थी उसमें भी डील करके भाग गए। आराम से 4 साल लंदन में रहे, अपने प्लेटलेट्स उन्होंने बढ़ाए, हैरेट्स घूमे, महंगे महंगे खाने खाए, और फिर डील करके वापस आए। बिलावल साहब ये चीज़ कह रहे हैं कि अवाम के असली जो नुमाइंदे हैं, अवाम वोट के तहत उनको मुंतखब करे, उनको लेकर आए, और फिर वही अवाम के मसले मसाइल हल करने की कोशिश कर सकता है। अभी आप डील करके जब भी अगर आप आते हैं और वेंजेंस का अपने माइंड में सेट करके आते हैं, तो फिर आवाम की खिदमत तो नहीं करते हैं ना। बिलावल भुट्टो ज़ाई साहब और उनकी वालदा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, पीपल्स पार्टी तो यही कहती है कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। तो बिलावल साहब अभी भी यही बात कर रहे हैं कि जब वोट होगा तो सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दें, किसी भी एक पार्टी को फेवर नहीं करें। आज भी आप देखें कि इलेक्शंस के ऊपर डाउट्स क्रिएट किए जा रहे हैं। सिंध का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था उसको बलूचिस्तान भेज दिया, बलूचिस्तान वाले को सिंध ले आए, मनपसंद आरओज़ डीआरओज़ लगा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इसी तरफ पॉइंट कर रही है कि दोबारा से एक ही डोमिसाइल के शख्स को मुल्क का प्राइम मिनिस्टर दोबारा से बनाना चाह रहे हैं। सिंध की शायद डोमिसाइल इनको क्यों ले आते हैं डोमिसाइल? हालांकि सिंध वो सूबा है जिसने करारदाद पाकिस्तान अप्रूव किया था सिंध असेंबली में पहली दफ़ा। जी ठीक है, बोलिए। अच्छा, देखिए, जब भी हम हुकूमत में आए, हम कभी भी डील कर नहीं आए। भुट्टो साहब ने जब अपनी सियासत का आगाज़ किया था तो वो बगावत की थी उस वक्त के फ़ौजी आमिर अयूब खान के ख़िलाफ़, फिर वो पावर में आए थे। बेनज़ीर साहिबा जब आई थी पावर में तो वो जिला वतनी काटने के बाद फिर पाकिस्तान वापस आई, फिर एक पूरा मासिव पब्लिक कैंपेन उन्होंने उठाया। उस वक्त ज़िया का एक बहुत ज़्यादा सख्त दौर था, मीडिया के ऊपर पाबंदी थी, कोड़े लगते थे लोगों को, जेलों में डाला जाता था, फिर भी आवाम का समंदर लेके वो प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुई। और फिर 2008 वाला जो है वो तो आप भी नहीं भूल सकते, आप, मैं और आप उसमें तो आपके ऊपर भी इल्जाम है कि मेमोरी का हिस्सा है कि वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत की वजह से फिर पीपल्स पार्टी पावर में आई थी, वरना उस वक्त भी मूड नहीं था परवेज मुशर्रफ आमिर का कि वतन वापस तो वो तब भी डील हुई थी ना। चले दोनों पार्टीज की इकट्ठी हो गई थी, लेकिन हुई तो डील थी। चले ठीक है इमरान साहब, वो डील नहीं हुई थी, इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए हुई थी, डील थोड़ी करने आई थी वो। ठीक, इमरान साहब मैं नहीं, एनआरओ हुआ था मुशर्रफ के साथ अबू धाबी में। हाँ जी,
ये सिंधु साहब बात कर, अच्छा देखिए इमरान वो इलेक्शन के लिए हुआ था ना, पावर में आने के लिए तो नहीं होता, इलेक्शन के लिए होता कि इलेक्शन करा जाए, वरना मुशर्रफ का तो मूड नहीं था इलेक्शन कराने का। कराम है मसाकिल जमहूरी में ये था कि कोई फौजी आमर के साथ बात नहीं करेगा, लेकिन मोहतरमा ने चोरी उनसे मुलाकात की है वहां पे जाके अबू धाबी में, और वहां पे वो एनआरओ लेके फिर आई थी यहाँ पे, वैसे नहीं आई थी। और नवाज शरीफ, लेकिन हम इस तरफ नहीं जाना चाह रहे, सॉरी। ठीक, लेकिन आप लोग तो सर वो तो पुरानी डील थी ना, तो अभी तो आप बड़े इनकलाबी होके डील करके चले गए, डील करके वापस आ गए। ब्रेक के बाद आप भी बात करेंगे, इमरान साहब भी इसके ऊपर बात करेंगे, और क्या इलेक्शन आगे पीछे हो सकते हैं, या फिर आज के बाद नून लीग भी हतमी तौर पर फाइनल कर ले के उनके लीडर तो तैयार हैं भाई इलेक्शन के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। इमरान भाई आपकी इजाजत से जरा खलील साहब, ये गबोल साहब की बातों से तो यही लगा है कि नवाज शरीफ साहब की कोई कुर्बानी नहीं है, वो तो बहुत बड़े डीलर हैं, पहले भी डील की, आए भी डील पे, गए भी डील पे, इस दफा भी गए डील पे, दोबारा डील से वापस आए और सिलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। जमहूरियत बेहतरीन रिवेंज है, जमहूरी तरीके से नवाज शरीफ आए तो बिलावल को कोई इतराज नहीं होगा। फिर इमरान साहब बात करेंगे। और मुझे नहीं पता गबोल साहब क्यों सहमे हुए हैं और किस बात से खौफजदा हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है। सारे मियां नवाज शरीफ के साथ यही बात कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने क्या ऐसी बात हुई यार, आप देखेंगे वो खुशहाली का पैम्बर बन के आएंगे। 8 तारीख को 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, और 9 तारीख को जो है वो अवाम की जो है फतह का सूरज तलू होगा। और लोगों को क्या ये कह सकते हैं आज यहाँ पे कि हम पाकिस्तान को, अपना फैसलाबाद को या लाहौर को कराची बना देंगे, या हम केपी को कराची बना देंगे, या हम बलोचिस्तान को कराची बना देंगे। हम तो कह सकते हैं फलां जगह को लाहौर बना देंगे, हम फलां जगह को ये बना देंगे। तो ये वहां पे तो सिस्टम फर्क है। मैं गबोल साहब की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं, हम और मैं विरोधी बेल्ट गुफ्तगू भी नहीं करना चाहता, क्योंकि हमें मना किया गया है। बिलावल साहब को के बारे में खुद फरमा रहे हैं, उनके वालिद मोहतरम, उनके वालिद मोहतरम की माने या इनकी माने गबोल साहब की, ये अभी जेर तरबियत, इसको सिखाना है, अभी इसको लीडर बनाना है, इसको ये करना है, वो करना है। तो हम किस तरीके से इनकी बात या एतमाद कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे उन्होंने खुद कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड है, हामिद मीर के प्रोग्राम अपना लेकिन वो तो टका के जलसे किए जा रहे हैं। एक बंदा देखे ना, मेरी बात सुने, हम भी काम करते हैं यहाँ पर, कोई इंटर्नशिप पे हो जिसको हम सिखा रहे होते हैं, उसे फुल फ्लेज प्रोग्राम तो नहीं दे देते ना। जरदारी साहब ने प्रोग्राम भी हवाले किया हुआ है और कह भी रहे हैं, तो फिर नुकसान नहीं कर रहे वो अपना? ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए जरदारी साहब जो कुछ कर रहे हैं अपने बेटे के साथ ही, और जो उनके साथ वो कर रहा है, ये तो हमें नहीं पता इस बात का। लेकिन नेचुरली एक बात ये है कि जाहिर है बिलावल साहब ने हमारे खिलाफ बात करनी है, जब भी इलेक्शन शुरू होगा हमने उनके खिलाफ बात करनी है, ये अपना इंतखाबी हवाले से। लेकिन ये कोई एनमिटी नहीं होती सियासत, कोई जिसको दुश्मनी बना ले, जो एक नाम नहाद लीडर ने बना। आप लोगों को क्यों मना किया हुआ? अभी आपने कहा ना कि हमें मना कर दिया, तो आप लोगों को क्यों मना किया हुआ? आप भी बातें करें भाई। देखिए नहीं, हम नहीं करना चाहते। हम बिलावल के वालिद मोहतरम की जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं, और जब वो खुद समझ रहे हैं कि वो अभी जेर तरबियत, उसको पता नहीं है, तो हमें उनकी मान रहे हैं। बड़ा मंजे हुए खिलाड़ी हैं जरदारी साहब, हमें उनकी बात को ज्यादा तवज्जो। दूसरा, कारकर्दगी की बुनियाद पे वोट डलेंगे, आप देख रहे हैं ना। और यही बिलावल साहब फरमा रहे थे असेंबली में खड़े होकर, वो स्पीच आप निकाले या मैं भेजता हूँ। इमरान शफकत साहब को पता होगा कि मैंने आज तक शहबाज शरीफ जैसा वज़ीर आज़म भी मेहनती देखा और ईमानदार असेंबली के फ्लोर पे, और वो लीगल गुफ्तगू होती है सारी हर चीज। और अब वो कह रहे हैं लेकिन जाहिर है इलेक्शन है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं समझता हूँ हमारी इनके साथ कोई एनमिटी नहीं है किसी किस्म की। हमें सबको इस मिलकर इस मुल्क को आगे जो ठीक है इमरान साहब, तरक्की देनी पड़ेगी। इमरान साहब आपको तो बेहतरीन पता है ना सर, आपको लगता है कि बिलावल साहब सियासत की इंटर्नशिप के ऊपर है, यानी सीख रहे हैं अभी, और अगर सीख रहे हैं और प्रोग्राम उसके हवाले कर दिया है कि कैंपेन चलाओ, तो ये प्रोग्राम बढ़ तो नहीं जाएगा? देखें बिलावल साहब को तो नुकसान हुआ है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि उनके वालिद ने जिस तरह करके उनसे उनके बारे में जो बात कही, वो हमें नहीं पता कि उन्होंने किन हालात में कही, उसका पस मंजर क्या है, उनकी मजबूरी क्या है, एक दफा नहीं, उनके ज़हन में क्या चल रहा था, जी उनके पास इंफॉर्मेशन कौन सी थी, किस बुनियाद के ऊपर इनको ये बात करनी पड़ी, कौन से एलिमेंट्स को उन्होंने वो जो जिसको हम कहते हैं ना कि जरा थोड़ा सा गैर मौसर करने की कोशिश की या न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की। जाहिर है कि ये बात उनके मुंह से सोचे समझे तरीके से निकली है, और बिलावल भुट्टो साहब के वो वालिद हैं, उनके दुश्मन नहीं है, तो ये, और ना ही वो अपनी पार्टी के दुश्मन है। तो ये मजबूरियां होती हैं जो सियासत में होती हैं। जी सर। बिलावल भुट्टो साहब जो है वो बहुत ज्यादा ब्लंट होके खेल रहे थे, और उतना ब्लंट होके पाकिस्तान की सियासत में कोई भी नहीं खेलता। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो नाम लेते थे, अब नवाज शरीफ साहब नाम क्यों नहीं लेते? सवाल है ना, सवाल है। तो ये जो चीजें हैं, जिनके नाम लेते थे सर, उसको एक्सटेंशन दे दी, तो कैसे नाम लें सर? नहीं, एक्सटेंशन तो उन्होंने पहले दे दी थी ना, एक्सटेंशन तो उन्होंने पहले दे दी थी, और
नाम उन्होंने खैर बाद में लिए थे। तो ये सिस्टम की नहीं, वो मजबूरियां सही कह होती रहे हैं। हैं आप, सही कह रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो एक सेटल्ड डेमोक्रेसी नहीं है। पाकिस्तान एक इवॉल्विंग डेमोक्रेसी है, और यहाँ पर अभी जो सेमी डेमोक्रेसी कम ट्राइबल सिस्टम वाला हिसाब है। अदरवाइज जहाँ पर डेमोक्रेसी होती है वहां पर कानून की हुक्मरानी होती है, वहां पर जातियात या जाति इंतकाम या इस तरह की चीजें नहीं होती। वहां पे ये नहीं होता कि अब लाडला नवाज शरीफ है, पहले लाडले जो थे वो कोई और थे, इस तरह नहीं होता। तो ठीक। ये जो बिलावल साहब के बारे में उनके वालिद ने कहा, ये एक बाप की मजबूरी थी, उसने कही बात। और उसको मेरा ख्याल है कि बिलावल साहब भी बाद में समझे। लेकिन बिलावल साहब जवान खून है, उनको अपने खानदान की भी हिस्ट्री का पता है, उनको पाकिस्तान की भी हिस्ट्री का पता है। उन बिलावल साहब को जो आजादी हासिल है कि उनके पाँव में जंजीर कोई नहीं है। ना वो किसी के बाप है, ना वो किसी के शौहर है। तो बाकी और ना ही वो उनके ऊपर कोई करप्शन के इल्जामात हैं, ना ही माजी में कोई गद्दारी के इल्जामात हैं। वो तो अभी आए हैं, जी ये जी बात सही कर रहे हैं। जी ठीक। जी जी। लेकिन तो लेकिन ये जी ना हो कि जिनके ऊपर ये सारे इल्जामात हैं वो सारे उनके रिश्तेदार हैं, तो अपने रिश्तेदारों को ना फंसावा लें, अब्बा जी को, फूफो जी को। नहीं नहीं, वो हो सकता है। देखें, पाकिस्तान जो है उसमें जो सियासत का जो तर्ज अमल है, या पाकिस्तान में जो अंदाज सियासत है, वो इसी तरह का है। ठीक। ये लोग सारे जो हैं वो बारियां दे के बाहर नहीं आए हुए, ठीक। या अंदर नहीं गए हुए। ये सबके ऊपर पाकिस्तान का कोई पॉलिटिकल प्लेयर ऐसा नहीं है जिसपे एक जैसा वक्त ना आया हो। ठीक सर। अब अगर ये दो बाहर हैं तो कोई अंदर है। वो ठीक। जिसको जो कहता था कि जी कि मैं सादक और अमीन हूं, अब उसके भी आप चर्चे सुन रहे हैं। वो घड़ियों से लेके तो पता नहीं कौन कौन सी दास्तान नेकलेस तक सब कुछ सामने आ रहा है। एग्जैक्टली। तो बेसिकली जो पाकिस्तान की रूलिंग एलीट है, ये उसके मसाइल है। ठीक। ले जी गबोल साहब, एक तो बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि 23 साल एक बंदे ने जिद्दोजहद की, साफ और शफाफ था, और आज भरा पड़ा है इल्जामात से। तो बिलावल साहब को और किसी से नहीं तो अपने दुश्मन से ही सीख लेना चाहिए, जो कि सियासी दुश्मन मैं कंसीडर करूंगा। उस तरह ब्लंट होके ना खेले, जो सबसे आगे जाके ब्लंट होके खेलता है, नई पिच के ऊपर आउट भी ज्यादा चांसेस होते हैं उसके होने के। जनाब, बिलावल साहब इस वक्त पाकिस्तान के वाहिद पॉलिटिकल लीडर हैं जो कि यंग है, और यूथ जो है ना इस वक्त पाकिस्तान की, वो ब्लंट लोगों को ही पसंद करती है, जो दो टोक बात करें, क्लियर बात करें, और ढके छुपे लफ्ज़ों में और डिप्लोमेटिकली या पॉलिटिकली करेक्ट होके बात ना करें। तो बिलावल साहब बिल्कुल सही सियासत कर रहे हैं, और मेरे जैसे यंगस्टर्स और बिलावल साहब जैसे यंगस्टर्स उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आई थिंक बिलावल साहब की यही जो असल में उनको खून में ये चीज़ मिली है ना। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी ब्लंट थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, बहादुर लीडर थे। उनकी वालदा भी बहादुर लीडर थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। मुनाफकत भुट्टो ख़ानदान में नहीं है, पीपल्स पार्टी मुनाफकों से नफरत करती है। तो इसलिए बिलावल साहब वही सियासत कर रहे हैं जो उनके नाना ने की थी, जो उनकी वालदा ने की थी। और इंशाल्लाह वो ट्रैक रिकॉर्ड तो बहुत जबरदस्त है, मंजिल जरा थोड़ी सी पार्टी खट्टी है। जी जनाब, जनाब। देखें, मंजिल तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमेशा से एक ही रही है। वो यही है कि डेमोक्रेटिकली इलेक्ट हो के आवाम के मसले मसाइल, गरीबों के मसले मसाइल, किसानों के, मज़दूरों के, मेहनत कशों के मसले मसाइल दूर करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी अशराफिया की सियासत नहीं खेलती। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या बड़े बड़े स्टील मिल के मालिकान या कुछ सेलेक्टेड जो लोग हैं उनकी सियासत नहीं करती। अच्छा। तो इंशाल्लाह बेहतरी की उम्मीद है। और जो आप सिंध के अंदर सारे हारियों को, किसानों को टिकटें दी हुई है ना यार, क्या कर रहे हैं गबोल भाई? नहीं, देखिए ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अगर कृष्णा कुमारी जैसी एक गरीब हिंदू खातून जो कि बिल्कुल ही एक दूर दराज इलाके से सेनेटर बन के आई, तंजीला शीदी एक अफ्रीकन डिसेंट की खातून, उनको एमपीए बनाया। लियारी से भी हमारी एक शाजियां थी, मान लेते हैं आपका मौका। ठीक नहीं, मगर किया लेकिन तो है बाकी पार्टियों में इसकी मिसाल नहीं मिलती। स्टेप तो है मौलाना साहब, बाकी पार्टियों में इसकी मिसाल नहीं मिलती। नहीं, वो उनसे पूछना चाहिए। सईद गनी साहब, हाँ जी, सईद गनी साहब जो है, सईद गनी साहब भी एक, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। बाकी पार्टियों में और जो तब्दीली लेकर आया था उसने तो इनके वडेरों को तब्दील कर दिया था, वैसे कोई तब्दीली नहीं थी इमरान भाई। जी हाँ, ठीक ठीक है गबोल साहब, कंटिन्यू करें, फिर मैं सिंधु साहब से करता हूँ बात।
बिल्कुल जी, मैं वही कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अल्लाह का शुक्र है, बलूचिस्तान से भी बहुत ऐसे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे जहाँ पे बड़े बड़े सरदारों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मिडिल क्लास जालों ने, जैसे आयतुल्लाह दुरानी साहब थे, उन्होंने हराया। तो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि वो सिर्फ बड़े लोगों को या सरदारों को, वडेरों को टिकट देती है। उनको भी देती है अगर वो आवाम में मकबूल हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा मेरिट पर टिकट देती है और उन्हीं लोगों को टिकट देती है ठीक है, जिसके साथ आवाम हो। अब अगर फॉर एग्जांपल सिंध और बलूचिस्तान में एक ये ट्रेंड है कि आवाम अपने सरदार या इलाके के बड़े के साथ होती है, तो फिर इसको 10-20-30 सालों में तो नहीं चेंज कर सकते ना। अगर 100 साल बाद ऐसा शायद पाकिस्तान बन जाए जहाँ पे इलाके के लोग अपने सरदार के साथ ना हो। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा मिसाल देता हूँ कि मेरा भी एक ट्राइब है, मगर मैं अपनी ट्राइब की बुनियाद पे सियासत नहीं करता। हम लोग लियारी की सियासत जी, करते हैं। मुझे लियारी पता में जी, सरदारी एग्जैक्टली। सिस्टम नहीं है। लियारी में सिर्फ ले भुट्टो जी का खलील भाई, जो नारा है वही बुलंद होता है। ठीक। ले खलील भाई, एक बात तो वाकई वो इमरान भाई ने भी सेकंड कर दिया। अभी आपने टिकटें देनी है, बड़ा मसला बड़ा पड़ा हुआ है। एक तो आपने नजरियाती लोग रखे हुए थे, उसके ऊपर आपने IPP, JUIFA हर जगह पे एडजस्टमेंट कर रहे हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं होनी थी अगर 21 अक्टूबर के बाद मसीहा वापस आ गया था। तो पीपल्स पार्टी इस हवाले से तो ठीक है, एक वो हैं अकेले, दूसरा वो खेल मिडिल क्लास के ऊपर रहे हैं, मजदूरों के ऊपर रहे हैं, और आप जगीरों की, वडेरों की, और उसके बाद एडजस्टमेंट की पार्टी बन चुके हैं। यानी आप प्रो इस वक्त पार्टी हैं माफियाज की, पीपल्स पार्टी के बकौल जो नजर आ रहा है। लश्कर ईसानी सर को भी बलोचिस्तान में अभी वजीर साहब को और लश्कर ईसानी को और दूसरे लोगों को किसने शामिल किया अभी पीपल्स पार्टी में? अच्छा, और 70 की दहाई में जिनके लिए पार्टी बनाई गई थी, 77 में उनको क्यों नहीं दिए गए थे? फिर उन्हीं से समझौता कर लिया था जिनके खिलाफ पार्टी बनाई गई थी, और फिर पार्टी खत्म हो गई। पंजाब में क्यों आज तक इनकी दोबारा पार्टी नहीं उठ सकी? क्योंकि जिन जगीरदारों के खिलाफ बनाई थी, जिन वडेरों के, जिन नौकरशाही के, उन्हीं को सबको टिकट दिए। हालांकि 67 में तो कोई आइटम बम की बुनियाद नहीं थी। इसके बावजूद यहाँ पे पार्टी लाहौर में बनी थी और आप देखते 70 में इलेक्शन जीत गए थे सारा कुछ। अच्छा, तो इसलिए ऐसी कोई मतलब इसमें बहुत सारे मसाले हैं। मैं इस पे कभी बहुत फिर डिटेल में बात करेंगे, मतलब जो कुछ इन्होंने किया है। लेकिन मैं इस वक्त भी दोबारा फिर कह रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं इत्तेहाद बनाने की, ये जरूरत है, पाकिस्तान की जरूरत है। ये भी बना रहे हैं, हम भी बना रहे हैं। बल्कि इनके तो एक लीडर ने कहा, ये भी कहा, बल्कि कहा तो सरदारी साहब ने एक और बात की, उनका जरूरी नहीं बिलावल वजीर आजम बने, मैं भी वजीर आजम बन सकता हूँ, मखदूम फलां भी बन सकता है अपना, वो जो है वहाँ पे नहीं तो मुझे उनका ये नाम अच्छी बात है ना। वो भी बन सकते हैं। इसको भी आपने सोचना चाहिए कि वाई नवाज शरीफ भाई, कोई और भी बन सकता है ना। शहबाज शरीफ से भी नीचे आए पार्टी के अंदर, शाहिद खान अब्बासी इससे भी नीचे आए, बनना चाहिए। उन्होंने बना के दिखाया, आपने एक दफा तजर्बा किया और आज उसको इबरत का निशान बनाया हुआ है शाहिद का, क्योंकि वो आपके नैरेटिव के खिलाफ खड़ा हुआ। तो पार्टी में जमहूरियत उसमें तो थोड़ी सी है, आप में तो बिल्कुल नहीं है। वो नहीं, वो कोई नैरेटिव के खिलाफ नहीं है, वो पार्टी के साथ है, बिल्कुल मियां नवाज शरीफ के साथ है। और उन्होंने कहा कि मैं मियां नवाज शरीफ के मुखालिफ कभी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अगर कुछ लोगों की ख्वाहिश है तो वो देखेंगे बाद में क्या होता है, लेकिन इस तरह की कोई हकीकत, कोई बात ऐसी नहीं। ठीक। लेकिन इमरान साहब, आप इसके ऊपर बताएं सर, ये सीट एडजस्टमेंट नून लीग के लिए अच्छा साइन है, और दूसरा जमहूरियत तो है नहीं पार्टीज में, क्या हम अहमी बहस कर रहे हैं? हाँ जी, जितनी जमहूरियत हमारे मतलब हमारी अपनी अपनी शख्सियात में, उतनी ही पार्टियों में होनी है। एक बात। दूसरी बात ये कि एडजस्टमेंट वाली जो बात है, देखें, ये हर पार्टी को मेरा ख्याल है सियासत करने का ये हक है। हक है। अगर नून लीग को लगता है कि एडजस्टमेंट के जरिए वो उसका रास्ता, टारगेट क्या होता है? टारगेट ये होता है कि हम गवर्नमेंट संभालें, गवर्नमेंट संभाल के जो अपना एजेंडा है या जो अपना मैनिफेस्टो है उसको हम लोगों की बेहतरी के लिए नाफज करें, या जो हमारा प्रोग्राम है उसके मुताबिक हम मुल्क को चलाएं। अब उसके लिए सियासत में अगर कोई मारधाड़ करनी पड़े इंतखाबी, ओके, वेरी गुड। और इंतखाबी मारधाड़ की भी अपनी अपनी एक कह लें कि स्टाइल होता है या एक तरीकाकार है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लग रहा है कि नहीं, हमें सूट नहीं करते, या फर्ज करें कि उनके हाथ भी नहीं आ रहे जो इलेक्टेबल्स हैं, जहां पर उनके हाथ में आए वहां पर उन्होंने ले लिए। जिस तरह लश्करी रईसा साहब की बात की इन्होंने, सिद्धू साहब ने, तो पीपल्स पार्टी ने छोड़ने थोड़ी थे। तो ये बेसिकली सियासतदानों का कमाल ये होता है कि जो ये काम खुद कर रहे होते हैं वो तो ठीक होता है, जो कि दूसरा कर रहा होता है इनका मुखालिफ, तो उसमें ये इनको अच्छा नहीं लगता, या उसमें कीड़े भी निकालते हैं। तो ये अपनी अपनी सियासत का अंदाज है, जिसको जो सूट करता है वो वाला वो तरीकाकार अडॉप्ट करेगा। और अगर पाकिस्तान जो है मुस्लिम लीग नून, उनको लग रहा है कि हमें ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स करनी है,
या कुछ इलेक्टेबल्स की सियासत करनी है, लोगों में हमें जरा बाद में जाना चाहिए, अवामी सियासत, जलसे जुलूस वाली सियासत बाद में करनी चाहिए। ओके, वेरी गुड। अगर चल गया तो तीर, ना चला तो तुक्का। तो ठीक ये है। है कि नहीं तो आपको ये क्या लग रहा है, ये ये तुक्का ही होगा कि मौजूदा हालात में कुछ भी करें तो तीर है उनका? नहीं नहीं, देखें, मुझे लगता है कि हालात जो है ना वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फेवर में है। आप देख लें कि कौन इस वक्त प्लेयर है। देखें कि जिसकी पंजाब और सेंट्रल पंजाब में से है, जिसकी वो तो वफाक में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकता है, थोड़ा सा वो जोड़ तोड़ करे, वो वही कर रहे हैं नून लीग वाले। ठीक। अब उनके मुकाबले के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसने अपना बेड़ा गर्क खुद किया हुआ है। ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो पंजाब में इनके मुकाबले भी नहीं है। वो सही। कहते रहे कि हमारा बहुत बड़ा है, ये है, वो कर देंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये तीर चला लेंगे, वो तोप चला लेंगे, चलाते कहते रहे। प्रैक्टिकली तो वो उनके कैंडिडेट भी नहीं है पंजाब में पूरे के पूरे ठीक। 140 सीटों के ऊपर। सही। तो यदि पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनको लगता है कि अगर वो पंजाब में मैनेज कर ले और दूसरे सूबों में एडजस्टमेंट कर ले तो वो हुकूमत बना सकती है। सही। लेकिन जी तो गबोल वो साहब, वही एक कर तो रही ये है। बात है कि वाकई आप पंजाब में तो बिल्कुल फारिग हैं, तो इसलिए विफाक का ना सोचें, सिंध पे ज्यादा तवज्जो दें। ये ना हो कि आज इस दफा सिंध में भी कोई टफ टाइम आपको देखना पड़ जाए और इंतखाबात 8-10 दिन आगे पीछे हो सकते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब आज कह रहे थे, बिलावल तो फर्म है बड़े कि एक दिन आगे पीछे नहीं होना चाहिए, लेकिन असल प्रैक्टिकल तो बिलावल जरदारी साहब को पता है ना कि वक्त की डिमांड के जनाब। देखें, आज भी बिलावल साहब पंजाब में मौजूद हैं। आज भी उन्होंने पंजाब में एक बहुत ज़बरदस्त पब्लिक जलसा किया है, उसमें भारी तादाद में पब्लिक वहाँ पे आई है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी पंजाब में बहुत एक्टिव है। पंजाब से हमने 2018 में भी काफ़ी सारे सीटें जीती थी, चाहे राजा परवेज़ अशरफ साहब हो, चाहे साउथ पंजाब से सीटें हमने जीती हो। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि पीपल्स पार्टी पंजाब में ख़त्म है। हाँ, बहुत सारी क़ुव्वतें हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब से एक्सेप्ट नहीं करती और वो रिगिंग करके आरओज़ के इलेक्शंस करा के या आरटीएस बिठा के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब नहीं, से अभी आपके नहीं पास आने देती। हर एक हल्के मगर के ये अंदर वही कैंडिडेट है, पंजाब में एमपीज और एमएनए के ऊपर नहीं है। बिल्कुल, पंजाब में हर हलके से हमारे पास कैंडिडेट्स हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस दफ़ा हम बहुत बेहतरीन और बहुत जिसको कहते हैं ना अवामी किस्म के कैंडिडेट्स हम लोग खड़ा करेंगे, पंजाब से नहीं सिर्फ बल्कि पूरे पाकिस्तान से। और ठीक है इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया गबोल साहब, बहुत शुक्रिया। बिलावल साहब। और ठीक है, बहुत शुक्रिया गबोल साहब, बहुत शुक्रिया तारिक सिंधु साहब, बहुत शुक्रिया इमरान साहब। जी, अल्लाह हाफ़िज़।